डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ मीडिया आज हम सभी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या वो वाकई हमें सिर्फ खबरें दे रहे हैं या हमारे सोचने के तरीके को किसी खास दिशा में मोड़ा जा रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी बात की गहराई से जांच करेंगे। हम उस पूरे तंत्र, उस पूरे सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो कथित तौर पर पर्दे के पीछे से काम करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस विषय में उतरते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन चौंकाने वाले सवाल से होती है। सवाल ये है कि हाल ही में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की जो कोशिशें हुई हैं, उनके पीछे असल में है कौन? जाहिर है, जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई खबर आती है तो शक की सुली अक्सर एक तय दिशा में ही घूम जाती है। लेकिन स्रोत में दी गई पुलिस की आधिकारिक जांच रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। पकड़े गए अपराधी अक्सर वो नहीं होते जिनका शुरुआत में अंदाजा लगाया जाता है। अब जरा पुलिस की इन आधिकारिक जांच रिपोर्ट्स पर गौर करते हैं। स्रोत ने कई हाई प्रोफाइल मामलों का जिक्र किया है जहां तथ्य वाकई हैरान करने वाले हैं। पहली घटना, आगरा में गो हत्या का मामला। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे जो कथित तौर पर हिंसा भड़काना चाहते थे। दूसरा मामला देखिए, कन्नौज के एक मंदिर में मांस फेंकने का। यहां असली दोषी चंचल त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति निकला जिसने महज एक पुलिस अधिकारी से अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए एक कसाई को पैसे देकर ये काम करवाया था। और कोयंबटूर की तीसरी घटना में तो पुलिस जांच में सामने आया कि मांस फेंकने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। ये आंकड़े हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हर घटना को सीधे सांप्रदायिक चश्मे से देखना सही है? इस पूरे मुद्दे को साफ और स्पष्ट रखने के लिए हम आज के इस विश्लेषण को इन 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। मनगढ़ंत घटनाएं, हेरफेर का ब्लूप्रिंट, मीडिया का चयनात्मक आक्रोश, जनसांख्यिकी और अपराध डेटा, फेक न्यूज़ इकोसिस्टम और आखिर में हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मनगढ़ंत घटनाएं यानी विभाजन की साजिश। धारणाओं में हेरफेर की इस नींव को समझने के लिए स्रोत हमें सीधा 100 साल पीछे 1919 के अमेरिका ले जाता है। वॉशिंगटन डीसी में एक अश्वेत अपराधी ने एक अश्वेत महिला शिक्षक पर हमला किया। अब मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया, कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ठीक 5 दिन बाद उसी अपराधी ने एक श्वेत महिला पर हमला किया और अचानक ये हर अखबार की फ्रंट पेज न्यूज़ बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हफ्तों तक भयानक दंगे चले और दर्जनों जाने गई। स्रोत ये ऐतिहासिक तुलना इसलिए पेश करता है ताकि हम समझ सकें कि कैसे चुनिंदा मीडिया रिपोर्टिंग लोगों की धारणाओं को नियंत्रित करने और आज के आधुनिक मीडिया हेरफेर की नींव का काम करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हेरफेर का ब्लूप्रिंट यानी लोगों की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग कैसे की जाती है। स्रोत का दावा है कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड डिजिटल इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसे वे व्हाट्सएप माफिया का नाम देते हैं। उनका कहना है कि ये इकोसिस्टम नैरेटिव और वोटिंग व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए 4 अलग-अलग मनोवैज्ञानिक चरणों का इस्तेमाल करता है। पहला चरण, लोगों में सिर्फ एक विशिष्ट धर्म या जाति में जन्म लेने को लेकर भारी गर्व और अहंकार भर देना। दूसरा कदम है उनके अंदर ये भावना पैदा करना कि वे सदियों से पीड़ित रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। तीसरा चरण सबसे खतरनाक है, जहां एक निरंतर खतरे का डर पैदा किया जाता है कि कोई काल्पनिक दुश्मन उन पर कभी भी हमला कर सकता है। और अंत में चौथा चरण, जब ये डर अपने चरम पर होता है तो एक राजनीतिक नेता को इकलौते तारणहार या मसीहा के रूप में सामने लाया जाता है जो उन्हें इस खतरे से बचाएगा। दरअसल ये एक बेहद व्यवस्थित और सोची समझी प्रक्रिया बताई गई है। तीसरा हिस्सा, मीडिया का चयनात्मक आक्रोश। इसे हम रिपोर्टिंग में पाखंड भी कह सकते हैं। मीडिया के इस कथित पाखंड को समझने के लिए स्रोत इन 2 अलग-अलग मामलों की तुलना करता है। एक तरफ श्रद्धा वॉल्कर का वो दिल दहला देने वाला मामला है। चूंकि इस मामले में अपराधी एक अल्पसंख्यक समुदाय से था, तो हमने देखा कि इस पर महीनों तक व्यापक मीडिया आक्रोश रहा, ये नेशनल न्यूज़ बनी। स्रोत का तर्क है कि इस एक मामले का इस्तेमाल पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को जनरलाइज करने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ अंजन दास और निकली यादव जैसे मामले हैं। ये दोनों अपराध भी बिल्कुल श्रद्धा मामले जितनी ही क्रूर और विभत्स थे, लेकिन चूंकि इनमें कोई धार्मिक कोण नहीं था, इसलिए मुख्यधारा के मीडिया ने इन्हें लगभग अनदिखाई कर दिया। स्रोत यहां यह स्थापित करना चाहता है कि यह महज इंसाफ की गुहार नहीं है, बल्कि ये मीडिया का चयनात्मक राजनीतिक आक्रोश है जिसका मकसद एक खास एजेंडे को हवा देना है। हमारा चौथा हिस्सा है जनसांख्यिकी और अपराध डेटा। आइए सच्चाई को सीधे डेटा और आंकड़ों की नजर से देखते हैं। भावनाओं से परे हटकर स्रोत 2022 के एनसीआरबी डेटा का हवाला देता है।
जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2022 में पूरे देश में 8,125 महिलाओं की हत्या हुई। अब स्रोत का तर्क ये है कि इतने विशाल डेटा सेट में ये एक सांख्यिकीय अनिवार्यता यानी स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटी है कि कुछ मामलों में पीड़ित हिंदू और अपराधी मुस्लिम होगा, तो वहीं कुछ मामलों में पीड़ित मुस्लिम और अपराधी हिंदू होगा। जब हत्याओं का कुल आंकड़ा इतना बड़ा है तो अलग अलग धर्मों के बीच अपराध के मामले तो सामने आएंगे ही। स्रोत के मुताबिक इसे किसी एक समुदाय की सोची समझी साजिश बताकर पेश करना दरअसल जमीनी हकीकत और गणित दोनों को नकारना है। इसी तरह जनसंख्या बढ़ने को लेकर किए जाने वाले दावों को भी स्रोत डेटा के जरिए ही चुनौती देता है। अब लक्षद्वीप का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन क्योंकि वहां महिला साक्षरता यानी फीमेल लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वहां की जन्म दर सिर्फ 1.4 है। इसके बिल्कुल उलट बिहार जैसे राज्य को देखें, जहां महिला साक्षरता काफी कम है, तो वहां की जन्म दर देश में सबसे अधिक है। ये डेटा उन आम भ्रांतियों और डर का सीधा खंडन करने के लिए दिया गया है और ये साफ करता है कि जन्म दर का सीधा संबंध महिलाओं की शिक्षा से है, ना कि किसी धर्म विशेष से। 5वां हिस्सा, फेक न्यूज इकोसिस्टम, वो जगह जहां झूठ का पूरा कारोबार चलता है। डिजिटल दुनिया की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पहचान छिपाना बहुत आसान है। स्रोत कुछ ऐसे उदाहरण पेश करता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक व्यक्ति जो राशिद खान बनकर टीवी पर बैठकर भड़काऊ और विवादित बयान दे रहा था, पुलिस जांच में पता चला कि उसका असली नाम विकास कुमार है। बिल्कुल ऐसे ही रजिया बानो के नाम से सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले अकाउंट के पीछे पवन शर्मा नाम का एक व्यक्ति मिला। स्रोत का दावा है कि ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि कैसे जानबूझकर अल्पसंख्यक समूहों की फर्जी पहचान बनाई जाती है ताकि कृत्रिम रूप से बहुसंख्यक समाज में आक्रोश और गुस्सा भड़काया जा सके। और इस फेक न्यूज इकोसिस्टम का एक और अचूक हथकंडा है पुराने बिल्कुल असंबंधित वीडियो को नए और झूठे कैप्शन के साथ वायरल कर देना। स्रोत ने एक ऐसे ही वायरल वीडियो का जिक्र किया है जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू लड़कियां तथाकथित लव जिहादियों को सड़क पर पीट रही हैं, लेकिन जब इस वीडियो की तथ्य जांच यानी फैक्ट चेक किया गया तो सच्चाई कोसों दूर निकली। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की 2018 की एक पुरानी घटना थी, जहां कुछ महिलाएं कपिल चौहान नाम के एक स्थानीय मंचले की पिटाई कर रही थीं। इसका आज के किसी भी राजनीतिक या धार्मिक नैरेटिव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसी हेरफेर की कड़ी में एक और तरीका है राजनीतिक बयानों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना। स्रोत ने यहां कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के एक बयान का उदाहरण दिया है। इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल हुई जिसमें उन्हें ये कहते सुना गया, जय श्री राम का नारा लगाने वाले सभी राक्षस हैं। जाहिर है ये सुनने में बेहद भड़काऊ लगता है, लेकिन असल खेल एडिटिंग का था। स्रोत बताता है कि इस क्लिप में से सबसे अहम संदर्भ ही काट दिया गया था। अल्वी वास्तव में रामायण की उस पौराणिक कथा का जिक्र कर रहे थे जहां रावण के भेजे गए राक्षस साधुओं का भेष बदलकर जय श्री राम का जाप करते हैं। इस काटे गए हिस्से को जानबूझकर राजनीतिक ध्रुवीकरण के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने छठे और अंतिम हिस्से पर, लोकतंत्र के लिए खतरे और चुनावी प्रक्रिया पर इसका असर। स्रोत का ये तर्क है कि इस स्तर के सूचना नियंत्रण या कह लें इंफॉर्मेशन कंट्रोल का सीधा असर हमारी चुनावी प्रक्रियाओं पर पड़ता है। कुछ हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो स्रोत के दावे और स्पष्ट होते हैं। सूरत लोकसभा चुनाव का उदाहरण देखिए, जहां एक मुख्य उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया और बाकी 8 ने अपना नाम वापस ले लिया। नतीजा, मतदान से पहले ही जीत तय हो गई। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले ही 10 सीटों पर जीत, या फिर चंडीगढ़ और एमसीडी चुनावों में कथित रूप से की गई जानबूझकर देरी या धोखाधड़ी। स्रोत के अनुसार ये महज छोटी मोटी या अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये इस बात का गंभीर संकेत हैं कि सूचना तंत्र में हेरफेर करके अब निर्विरोध चुनावी जीत हासिल की जा रही है, जो कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में आ रही गिरावट का एक बहुत ही स्पष्ट लक्षण है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। स्रोत इस कथित डिजिटल हेरफेर का मुकाबला करने और अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए कुछ बेहद व्यावहारिक कदम सुझाता है। पहला, ऐसे सूचना नेटवर्क से जुड़ें जो विश्वसनीय हों और जहां तथ्यों की जांच की जाती हो। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल हर हाल में करें। और तीसरा, सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के स्थानीय समुदायों में बाहर निकलकर लोगों से बात करें और उन्हें इन भ्रामक सूचनाओं के बारे में जागरूक करें, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। जाते जाते स्रोत हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या वर्तमान राजनीतिक रणनीतियां देश को एक ऐसी वास्तविकता की ओर धकेल रही हैं जहां चुनावों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा?
ये पूरा विश्लेषण हमें राजनीतिक संदेशों के काम करने के तरीके, मीडिया की असली भूमिका और हमारे अपने विचार कैसे बनते हैं, इस पूरी प्रक्रिया पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के इस सूचना के युग में सिर्फ खबरों को देखना काफी नहीं है, बल्कि धारणाओं के पार जाकर तथ्यों की जांच करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने डिजिटल युग के इस जटिल तंत्र को डिकोड करने में कुछ मदद जरूर की होगी।